नमस्कार दोस्तों। आज डेट है 19 अगस्त 2021। स्वागत है आपका द हिंदू के एडिटोरियल डिस्कशन में। ये एडिटोरियल डिस्कसन हम हिंदी में करते हैं। इसका पीडीएफ भी आपको हिंदी में मिल जाएगा। उसके लिए बुद्धा इस चैनल को ज्वाइन कर लिए, टेलीग्राम चैनल। उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज हम 3 आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं। पहला जो आर्टिकल रहेगा वो समुद्री सुरक्षा से रिलेटेड रहेगा। इसमें इस आर्टिकल को हमने पहले ही भी डिस्कस किया है, लेकिन 1-2 पॉइंट इसमें नया आ रहा है जिसको हम यहाँ से ऐड डाउन कर लेंगे। उसके बाद है वास्तविक मानव प्रगति। मानव की जो प्रगति होती है, जिसमें तो हम जो अभी मापने की जिस तरीका है उसके वैकल्पिक तरीके को राइटर के द्वारा यहाँ पे सुझाव दिया जाता है कि इस तरीकों को हम करते हैं तो ये ज़्यादा इफेक्टिव काम करता है। उसके बाद तीसरा जो आर्टिकल रहेगा ये अंतर्राज्यीय सीमा विवाद। जिस तरह से आपने देखा था कि असम और मिजोरम के बीच में किस तरह से सीमा विवाद हुआ था, इनकी पूरी इतिहास को हम जानने का कोशिश करेंगे। राइट, तो पहला आर्टिकल डिस्कस करते हैं। पहला आर्टिकल है कि वास्तविक मानव विकास की जो प्रगति है उनको वैकल्पिक तरीकों को देखने की जरूरत है। इसको आप जीएस पेपर 3 की अर्थव्यवस्था से लिंक कर सकते हैं। भारत में अभी इसको विकास को मापने के लिए जो आयाम अपनाया जाता है वो आयाम अपनाया जाता है घरेलू आय से संबंधित। आपके पास घरेलू आय किस तरह से है उससे संबंधित है। मान लीजिए कि अभी तक औसतन माना जाता है कि 15,000 प्रति माह थी। भारत में 15,000 प्रति माह थी, लेकिन आधे से भाग में इससे भी कम है। 25% ऐसे परिवार हैं जिनका आय कितना है, 8,500 है। ठीक है, प्रति माह 8,500 है और प्रति व्यक्ति आय ये 70 रुपये के आसपास बनता है। 70 रुपये से भी कम रहते हैं, इस तरह से हम मानते हैं। लेकिन इसमें मापने में हम एक चीज़ को देखते हैं कि हम अभी तक किसके आधार पर मान रहे हैं कि आपके आय कितना होता है, आप वार्षिक महीने में अब या वर्ष में कितना रुपया कमाते हैं, उसके आधार पर मैं समझता हूँ कि आपकी विकास कितना हुई है और कितना विकास नहीं हुई है। ये सारे चीज़ों को हम देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये बताया जाता है कि हम दो चीज हम किस चीज़ को छोड़ देते हैं। एक तो सकल घरेलू उत्पाद, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, पहुंच, असमानता, और फिर जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे, क्षेत्रों के इनकी अन्यायपूर्ण जो परिस्थिति है प्रतिबिंबित नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इन चीज़ों को हम प्रतिबिंबित नहीं कर पाते। असमानता, ये प्रगति को कम करने के लिए क्या करना चाहिए, महत्वपूर्ण जरूर जो है राइटर के द्वारा एक सुझाव दिया जाता है कि मानव विकास उत्पाद पे काम करने की जरूरत है। मानव विकास उत्पाद इनकी जरूरत है। इनमें कुछ आयाम बताया जाता है, 5 पैरामीटर बताया जाता है। इन आयाम को मानव विकास उत्पाद के किस रूप से मापा जाता है, इनका 5 आयाम है। सबसे पहला आयाम कि महिलाओं को श्रमिक भागीदारी दर बढ़ाने की जरूरत है। अभी जो भारत में महिला की श्रमिक भागीदारी दर है वो लगभग 22% है। 22% से भी कम है, लगभग 22% के आसपास है। जिससे कि आप यदि महिला को सशक्त बनाना चाहते हैं, आप महिला की सशक्तिकरण करना चाहते हैं, तो आपको महिला को क्या करना पड़ेगा, आर्थिक रूप से स्वतंत्र करना पड़ेगा। हमने देखा था पहले भी कि महिला को आर्थिक तौर पे स्वतंत्र करने के लिए हमने आर्टिकल डिस्कस किया था कि महिला की सशक्तिकरण के लिए क्या करना चाहिए। तो उसमें बताया गया था कि महिला को आर्थिक रूप से स्वतंत्र करना चाहिए। कुछ हम एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपकी फैमिली में आपकी मॉम है या आपकी सिस्टर है, आपके पापा है। अभी तक आपके पापा सिर्फ जॉब करते हैं, तो आपकी सिस्टर या आपकी मॉम किस पे डिपेंडेंट होगी, आपकी मॉम, खासकर मैं मान के चलता हूँ आपकी मॉम किस पे डिपेंडेंट है, आपकी मॉम किस पे डिपेंडेंट है, आपके फादर पे। वो कुछ भी काम करेंगे तो आपके पापा के बिना पूछे हुए काम नहीं करेंगे। ये है हमारी प्रतिसत्तात्मक सत्ता। ये फ्रीडम नहीं है इनके पास, स्वतंत्रता नहीं है आज़ादी करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं है। यदि ये आर्थिक रूप से स्वतंत्र होंगे तो ये कोई भी काम करने के लिए अपना फैसला दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं है। ये जो हमारी पेट्रियार्कल सिस्टम है ना, समाज, प्रतिसत्तात्मक समाज, ये ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया है ना जिसके तहत महिला को उसके अंदर, पुरुष के अंदर ही रहना पड़ेगा। ये काम जताया जाता है। तो ये सारी चीज़ें बताया जाता है कि पहला पैरामीटर क्या होना चाहिए कि महिलाओं को श्रमिक रूप से भागीदार बनाए। महिला को आर्थिक रूप से हम स्वतंत्र करेंगे तो उनके आर्थिक सशक्तिकरण में भी भाग दिया जाएगा। लेकिन भारत में देखिए क्या स्थिति है, लगभग 22% इसकी स्थिति है। दूसरा जो बताया जाता है कि लैंगिक असमानता की बात किया जाता है। पुरुष के मुकाबले महिला जो काम करती है, पुरुष के मुकाबले जो महिला के द्वारा जो काम किया जाता है, इस काम को, इसमें आपको आय में असमानता देखने के लिए मिलेगा, आय में अंतर देखने के लिए मिलेगा। मान लीजिए कि वही काम यदि पुरुष 100 रुपये में करता है तो महिलाओं को 80 रुपया दिया जाता है। ये कहीं ना कहीं एक असमानता की बात होती है। इससे क्या होती है कि तुलना में असुरक्षा, कम वेतन मिलना नौकरियों में, जिससे कि ये श्रम बल कम होने का भी कारण बन सकता है कि इन चर्च से आपको कम होता है। ठीक है, अधिकारित भागीदारी का कोई अर्थ नहीं होता। इनका ये नहीं होता कि आप आर्थिक रूप से भागीदार है। महिला आर्थिक रूप से भागीदार कैसे अपनाएगी, क्योंकि काम के जिस काम में पुरुषों को उतना रुपया मिलना चाहिए उतना ही उनको भी वेतन दिया जाना चाहिए। तीसरा हम देखते हैं
कि आयु के अनुरूप छोटा कद बच्चे की, अभी आपने भारत में देखा होगा कि लगभग 35% जो बच्चे हैं वो आयु के हिसाब से उनका हाइट कम है, ठीक है। आयु के हिसाब से हाइट कम है, आयु के हिसाब से वजन कम है, इसके लिए इनका पोषण, स्थिर पोषण नहीं माना जाता है। पोषण इनके पास प्रत्यक्ष रूप से पोषण की संख्या कम होती है। जैसे आपने देखा होगा कल ही ओलंपिक खिलाड़ी के साथ प्रधानमंत्री जो मिल रहे थे, मीट कर रहे थे और एक एक से बातें कर रहे थे और ये उत्साह बढ़ा रहे थे। यदि आपके पास टाइम हो तो उस वीडियो को जरूर देखें। एक तो लंबा वीडियो है, एक घंटे के आसपास का है। यदि टाइम हो, कभी फ्री टाइम हो, उसको देखिए, इंकरेज होगा, आप भी इसे मोटिवेट फील करेंगे और बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलेगा। उसमें प्रधानमंत्री जी ने लास्ट में एक चीज़ बोला कि हम 75वां सालगिरह मना रहे हैं आज़ादी का। तो सभी एथलीट से बोला कि आप कम से कम एक ये करें कि 75 स्कूलों में विजिट करें, 75 स्कूल में, गाँव के 75 स्कूल में विजिट करें और वहाँ पे जाने के बाद आप वहाँ पे एक संदेशा दें कि पोषण से आधारित, कुपोषण जो है ना हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। उनका कहना था कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास अनाज नहीं है, अनाज है, हमारे पास सारे सिस्टम उपलब्ध है, लेकिन जागरूकता की हमारे पास कमी है। क्योंकि अभी भी गाँव में जाएंगे तो रोटी मिल गया, कुछ उनके साथ खाने के लिए मिल गया, लोग खा लेते हैं। आपको पेट भर जाना ही पोषण नहीं कहलाता है, ठीक है। पेट भर जाने से आपकी भूख खत्म हो जाएगी, लेकिन पोषण खत्म नहीं होगी। आपके शरीर में पोषण चाहिए। पोषण के लिए हम प्रॉपर एक सिस्टम बनाते हैं कि कैसे सब्जी खाना चाहिए, किस तरह से खाना चाहिए, इन चीज़ों को। तो इनको जागरूकता फैलाने की बात की जा रही थी। मैं आपसे भी एक प्रॉमिस करूँगा कि आप भी एक काम करें और ये आप बता दें, हमें वचन दें कि आप ये काम करेंगे। आप भी आसपास में कोई भी बच्चे आपको दिखे या कोई भी स्टूडेंट आपसे सजेशन लो किसी पढ़ाई के लेके, तो पढ़ाई का सजेशन देने के साथ साथ आप इन पोषण का भी सजेशन दें, उनको खाने का भी सजेशन दें कि आपको एक हेल्दी डाइट लेने की ज़रूरत है। जब आप हेल्दी डाइट लेंगे फिर आपकी माइंड काम करेगी, उस तरह से आउटपुट दे पाएगा। यदि आप हेल्दी डाइट नहीं लेते हैं तो कहीं ना कहीं माइंड आपका पीछे रह जाता है और कंपटीशन से आप पीछे हो जाते हैं। आपकी मानसिक स्वास्थ्य के लिए मानसिक प्रोटीन भी ज़रूरत है, माइंड को ऑक्सीजन के साथ साथ प्रोटीन भी ज़रूरत है। तो इन चीज़ों की करने की ज़रूरत है, आप इनको सलाह जरूर दें। तो ये सारी चीज़ें हमने देखा कि किस तरह से हमारे यहाँ पे छोटे कद होते जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक पोषण की कमी दिख रही है, कुपोषित का ज़्यादा से ज़्यादा दिखने वाला मिल रहा है। नेक्स्ट है कि चौथा, पानी का गुणवत्ता। हम देख रहे हैं कि किस तरह हमारे यहाँ पे 10 जो नदियाँ हैं अभी भी, इसमें जल की गुणवत्ता प्रभाव होती थी, लेकिन इनमें कहीं ना कहीं गुणवत्ता की कमी दिख रही है। जैसे मोदी जी के द्वारा बताया गया था कि हमारे यहाँ पे अभी योजना चल रहा है, हर घर जल की योजना के साथ हम गुणवत्तापूर्ण पानी देते हैं। एक बात बताता हूँ मैं, आपने कभी होटल में खाने के लिए गए होंगे, होटल में आपने खाया होगा 200-300 रुपये का खाया होगा, ठीक है, इससे भी ज़्यादा का खाया होगा, मैं मान के चलता हूँ। लेकिन आप 20 रुपये का पानी का एक बिस्लरी का बोतल आप नहीं लेते हैं। जो पानी रखा रहता है बाहर का वही पीना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि हम मानते हैं कि 20 रुपये हम प्लस क्यों करें अपने बिल में, यही पानी तो पी लेंगे, चलेगा, काम चल जाएगा। लेकिन आपको पता है हमारे शरीर में लगभग 70% के आसपास, एग्जैक्ट, ठीक है, इतने प्रतिशत के आसपास हमारे पानी रहता है बॉडी के अंदर। अब उसी को आपने अच्छा खाना तो खा लिया, लेकिन पानी अच्छा नहीं पिया तो क्या आप स्वस्थ रह पाओगे? कभी नहीं स्वस्थ रह पाओगे, क्योंकि स्वस्थ पानी पीना ही जरूरी है। इसलिए कोशिश करें कि स्वस्थ पानी पिए, हर जगह का पानी ना पिए। यदि बाहर जाते हैं तो बिस्लरी का यूज़ करें ज़्यादा से ज़्यादा, संभव हो सके तो, या फिर अपने घर का पानी कैरी करिए बोतल में। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो इससे दबाव बनती है, भूजल स्तरों का भी गुणवत्ता नीचे जा रहा है, उनको मापने की ज़रूरत है, इनके बढ़ावा देने की ज़रूरत है। जिससे कि जल स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया गया था, उसमें बताया गया था कि भारत के बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे पानी की गुणवत्ता में बहुत ज़्यादा कमी आई है, बहुत ज़्यादा खराब हो गई है पानी की गुणवत्ता। तो इन चीज़ों की गुणवत्ता को, पैरामीटर को मापने की ज़रूरत है। लास्ट वन ये बताया जाता है कि राज्यों की व्यवस्था की गुणवत्ता होनी चाहिए। राज्यों की व्यवस्था की गुणवत्ता किस प्रकार से हो सकती है? जैसे सभी विधानमंडल में या फिर संसद के सदस्य होते हैं, उनके ऊपर कहीं ना कहीं आपराधिक मामला में वो जुड़े होते हैं। हमने कल के आर्टिकल में पढ़ा था किस तरह से हमने देखा था कि लगभग 233 के आसपास अभी जो सांसद है वो हमारे आपराधिक मामला में संलिग्ध है, ठीक है, उनके ऊपर आरोप है। तो ये चीज़ें आप बताइए, क्या हमें लोकतंत्र में ये चीज़ें सही है? या लोकतंत्र में जनता का जो प्रतिनिधित्व होता है, जो कानून बनाएगा वही आरोपी है, तो क्या आरोपी के लिए कानून कैसा बनेगा? यदि वही जनता आरोपी है तो कानून कैसा बनेगा? उस ढंग से नहीं बन पाएगा जिस ढंग से बनना चाहिए। तो ये चीज़ें हमने देखा कि इनमें आपको 100% दूषित हुई है, फिर भी ये मामला और संसद के वो सदस्य बने हुए हैं। इन चीज़ों को हमने देखा। तो राइटर के द्वारा लास्ट में कंक्लूजन बताया जाता है, निष्कर्ष बताया जाता है। निष्कर्ष में ये बताया जाता है कि देखिए, पहले जो हमारे आय के आधार पे हम जिस तरह से मापते थे आर्थिक तौर पे, आर्थिक कारकों पे,
अपने विकास को केंद्रित किया जाता था। अब इस चीज़ों को ज़रूरत है चेंज करने की। आप स्वास्थ्य के, शिक्षा, आजीविका, सामाजिक मापदंड, राजनीति, वातावरण, पर्यावरण की स्थिति, इन चीज़ों को मापने की ज़रूरत है। इन चीज़ों के साथ साथ आप एचडीपी, वुमेन डेवलपमेंट प्रोडक्ट के बारे में आप देखिए, उनके ऊपर कर सकते हैं, ये आप स्विच कर सकते हैं। इन पे भी आपको फोकस करने की ज़रूरत है। इन चीज़ों को आपको विकास करने की ज़रूरत है। जब ये विकास करेंगे फिर जाके आपको डेवलपमेंट हो पाएगा, और खास तौर पे आप वास्तविक विकास का बात कर सकते हैं। तो जिस तरह से आप देखिए स्विट्जरलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, इन सारी चीज़, हमारे छोटे सा पड़ोसी देश भूटान, यहाँ पे भी हैप्पीनेस इंडेक्स का बात किया जाता है। यहाँ पे जीडीपी नहीं काउंट किया जाता, हैप्पीनेस इंडेक्स को काउंट किया जाता है। तो ये चीज़ें देखिए कि कितना खुश रहना चाहते हैं। वही चीज़ें देखिए भारत है और बहुत सारे विकासशील देश है, वहाँ पे आप देखेंगे कि लोग हैप्पी नहीं रहते हैं। लोगों में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा है। आप भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, आपके अंदर भी प्रतिस्पर्धा होता है। आप हर वक्त टेंशन में फील करते हैं, अपने आप को टेंशन फील करते हैं। इससे आपका कहीं ना कहीं पढ़ाई पे भी इफेक्ट पड़ता है। इन सारी चीज़ों को दूर करिए, अपने अंदर हैप्पीनेस लाइए, खुश रहने का कोशिश करिए। आपका सबसे बड़ी मेडिसिन होती है ना, वो होता है हैप्पी, खुश रहना। ये सबसे बड़ा है, आपके पास दवा है। तो इसलिए हैप्पी रहने की कोशिश करिए। कोई भी एक पॉइंट मिले, कहीं भी एक चीज़ें मिले, वहाँ से आप हैप्पी रहिए। एक भी पॉइंट मिलता है उसको एंजॉय करिए, फुल एंजॉय करिए। टेंशन में मत रहिए। टेंशन में रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपके पढ़ाई पे प्रभावित वो चीज़ें पड़ती है। अब देखते हैं दूसरा आर्टिकल कौन सा है। दूसरा आर्टिकल ये समुद्री सुरक्षा से रिलेटेड है। इसको आप जीएस पेपर 3 से सुरक्षा से कनेक्ट कर सकते हैं और आईआर से भी कनेक्ट कर सकते हैं। संदर्भ देखते हैं, क्या संदर्भ है। संदर्भ ये है कि 9 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का खुला जो ओपन जो चर्चा था, उसका इन्होंने क्या किया था, अध्यक्षता किया था, संबोधित किया था। इस संबोधित में इन्होंने खासकर कहाँ पे फोकस किया था, समुद्री सुरक्षा पे फोकस किया था। समुद्री सुरक्षा के फोकस करने का इनका यही था कि अभी जो मानव जाति है, इनको साझा विरासत के रूप में हमें क्या मिला है, समुद्र मिला है विरासत के रूप में। यहाँ पे बहुत सारे संसाधन है जिसको हम यूज कर सकते हैं अपने मानव जीवन के विकास के लिए। अब इनमें आवश्यकता बताया जाता है कि समुद्री सुरक्षा का आवश्यकता क्या है, क्यों इस पे फोकस किया गया है। पहला चीज आप देखेंगे कि हिंद महासागर में जो फैली हुई तटवर्ती क्षेत्र है, सबसे ज्यादा तटों से लगता है और एक सबसे बड़ी द्वीप श्रृंखला है। ठीक है, बड़ी द्वीप श्रृंखला है जिनके माध्यम से इनके बॉर्डर लगते हैं। अब देखिए भारत में इसमें यह संदर्भ है कि एक तो भारत का एक प्रकार से प्रकृति समुद्री उन्मूलन किया जाता है। अब भारत इसके बीच में ही आता है। अब भारत का भी सीमा, तटीवर्तीय सीमा कहाँ से लगता है, समुद्रों से लगता है। तो इसलिए इसकी सुरक्षा की बात की जा रही है। अब ये सुरक्षा इंपॉर्टेंट ये है कि वैश्विक तौर पे अभी लगभग 90% जो व्यापार होता है वो कहाँ से होता है, इसी क्षेत्रों से होता है, इन्हीं क्षेत्रों से, और समुद्री मार्ग से किया जाता है। समुद्री मार्ग इसलिए किया जाता है क्योंकि ये सबसे सस्ता पड़ता है कंपेयर टू दूसरे मार्ग से। तो समुद्री मार्ग को इसलिए अपनाया गया है, अपनाने की जरूरत है। उसके बाद आप देखेंगे कि नवाचार की जरूरत है। इसमें संरचना, एक तंत्र को विकसित किया जाए। राष्ट्रीय और वैश्विक तौर पे कनेक्टिविटी होना चाहिए, संचार की कनेक्टिविटी, एक दूसरे से शेयर किया जा सके डाटा। मान लीजिए कहीं पे कोई देश में जाता है, आप इस रूट पे जा रहे हैं, अब इससे रूट पे यदि इंडिया का पहले से नौसेना गया है, पोर्ट गया है, ठीक है, जहाज गया है, तो ये डेटा यहाँ पे शेयर करेंगे, यहाँ पे ये बाधा आएगी। अब जो दूसरे देश के यहाँ पे जाएंगे तो ये बाधा को उनको पहले से आइडेंटिफाई रहेगा, पहचान रहेगा। तो इस तरह से क्या करना पड़ेगा, राष्ट्रीय और वैश्विक तौर पे एक कनेक्टिविटी, एक संपर्क लाइन बनाने की जरूरत है। उसके बाद है स्वतंत्र और बाधिक वाणिज्यिक होना चाहिए। एक स्वतंत्र रूप से वाणिज्य करने के लिए, व्यापार करने के लिए यहाँ पे विकास प्रस्ताव होना चाहिए और समृद्धि होनी चाहिए। समृद्धि का एक पूंजी बन सकता है। भारत स्वाभाविक है कि भारत के हिंद प्रशांत क्षेत्रों में, दोनों में इसका विस्तृत है, ये साझा करती है बॉर्डर। हिंद प्रशांत क्षेत्रों में भारत की जो अभी दावेदारी है, जिस तरह से देखा जा रहा है, तो भारत यहाँ पे स्वाभाविक हितकारक के तौर पे काम करती है। अब ये बताया जाता है, प्रधानमंत्री जी के द्वारा 5 सिद्धांत दिया गया था। ये 5 सिद्धांत इस प्रकार से था कि वैध समुद्री व्यापार में बाधा को दूर करना। जो समुद्री व्यापार है उसमें जो वैदिक तौर पे, ठीक है, वैध तौर पे इसको समस्या को खत्म करना है। उसके बाद है उत्तरदायी समुद्री संपर्क को प्रोत्साहन करना, जिस तरह से हमने बात किया था, इसको आप प्रोत्साहन कीजिए और आगे बढ़ाइए जिस तरह से आगे हम आ सके। उसके बाद है समुद्री जो विवाद है उसके शांतिपूर्ण तरीके से और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के माध्यम से इसको क्या करने की जरूरत है, सुलझाने की जरूरत है। अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है उसके आधार पर आपको किया जाना चाहिए। उसके बाद है कि यहाँ पे जो प्राकृतिक खतरा है, आपदा है, और इनके पास जो खतरा है उनको संयुक्त रूप से आप क्या कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं। आप सभी मिल के काम कर सकते हैं इस खतरा को, प्राकृतिक आपदा को खत्म करने के लिए। उसके बाद समुद्री पर्यावरण और संरक्षण को भी बढ़ावा देना चाहिए। आप जिस तरह से देखते हैं कि बाहर में जंगल है, बाहर में पहाड़े हैं, ये सारी चीज़ें हैं, मिनरल्स है, ये सारी चीज़ें समुद्र के अंदर भी पाया जाता है। समुद्र के अंदर में पाने से आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं संरक्षण मिलता है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है
अंतर्राज्यीय सीमा विवाद, अंतर्राष्ट्रीय सीमा विवाद, इसको आप जीएस पेपर 2 के अर्थव्यवस्था से कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें संदर्भ क्या है? इसमें संदर्भ ये है कि आपने देखा था हाल ही में असम और मिजोरम के बीच में सीमा विवाद हुआ था, उसी से लिंक करके ये आता है कि ये विवाद होता क्यों है, अंतर्राज्यीय विवाद। ठीक है, इसका कारण क्या है? पहला कारण है कि भाषा के आधार पर इसको 1956 में राज्यों का सीमांकन और पुनर्गठन किया गया था, तो उसको भाषा के आधार पर किया गया था 1956 में। आप एक एपिसोड देखिएगा, मुझे याद आ रहा है, प्रधानमंत्री एपिसोड एबीपी न्यूज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए, आज़ादी के बाद के भारत के लिए। आप जो पढ़ेंगे आपके मेंस में दिया गया है, इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इस सीरीज़ को देखिए, यदि आपके पास टाइम मिलता है तो यहाँ से आपको पूरी चीज़ें और एक पिक्चर फॉर्म में आपके पास आ जाएगा। और मैं एक चीज़ आपको बताने वाला था कि देखिए, पीटी निकालने के लिए यूपीएससी का आपको 3 सब्जेक्ट पे फोकस करने की ज़रूरत है खास तौर पे। पहला सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स होना चाहिए, दूसरा एनवायरमेंट होना चाहिए और तीसरा सब्जेक्ट पॉलिटी होना चाहिए। इन तीनों चीज़ों पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है। बाकी सब्जेक्ट पे भी आप फोकस करें, लेकिन इस तीनों चीज़ों पे आप फोकस करेंगे तो आपको पीटी होने से कोई नहीं रोकेगा। आप कोई भी माध्यम का, हिंदी माध्यम, इंग्लिश माध्यम, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको फोकस एरिया करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम कोशिश करेंगे कि आपको 2022 के लिए खास तौर पर इस पर हम बेस बनवा दें, इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी। इन तीनों सब्जेक्ट पर खासकर इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक्स में मैं कोशिश करूंगा कि आपके पास इतना ग्रैप होना चाहिए कि आपको 40 नंबर का आता है तो उसमें 35 नंबर तो बनेगा ही बनेगा। 5 नंबर का मैं गारंटी नहीं ले सकता हूँ, लेकिन 35 नंबर आपको बनेगा ही बनेगा। तो इस चीज़ों पे हम फोकस करेंगे और इन चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए इकोनॉमिक्स पे और इन्वायरमेंट पे फोकस बनाए रखने के लिए आपको करंट अफेयर पे फोकस करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं इन दोनों का 90% भाग कहाँ से आता है? करंट अफेयर से आता है। आप देख सकते हैं करंट अफेयर का कितना रोल है। तो यहाँ पे करिए, हमारा पीटी से इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल जाता है कहाँ पे? टेलीग्राम चैनल पे, उसको ज्वाइन करिए। वहाँ पे हमारे दिन अपडेट करते हैं, वहाँ से भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो आगे देखते हैं कौन सा पॉइंट है। आगे जो भाषा के आधार पर जो पुनर्गठन का बात किया जाता था कि पहचान के लिए, उदाहरण के लिए बताया गया था कि महाराष्ट्र में आप देख सकते हैं, महाराष्ट्र में क्या था कि अधिकतम भाषा बोलने वाले मराठी भाषा बोलने वाले थे, लेकिन इसका क्षेत्र कहाँ से लगा हुआ था? कर्नाटक से भी जुड़ा हुआ था। तो कहीं ना देख सकते हैं कि आपस में भविष्य में आने वाले में संभव है कि संघर्ष बढ़ सकती है। क्यों? क्योंकि एक क्षेत्र है जिसमें भाषा का बहुलता है, एक क्षेत्र है जो कर्नाटक दूसरे भाषा बोलने वाला है। इनके दोनों के बीच में जो हित है वो उस तरह से नहीं होगा जिस तरह से वो अलग देश राज्य के रूप में हो सकते हैं। तो ये सारी समस्या है। आगे जो पॉइंट बताया जाता है कि औपनिवेशिक जड़ें की आप देखेंगे कि अंग्रेजों के समय में जो सीमांकन किया गया था, सीमा बनाया गया था, इन सीमाओं में गाँव से खींच दिया गया था। ठीक है, एक गाँव उड़ीसा में चला गया तो एक पश्चिम बंगाल में चला गया। तो ये सारी चीज़ें हो गई थी। इनमें जिस तरह से सीमा का निर्धारण होना चाहिए, जिस प्रशासनिक दृष्टिकोण का विवरण होना चाहिए, ये उपलब्ध नहीं है हमारे पास, जिस कारण से विवाद बन जाता है। उसके बाद है अंतर्राज्यों में औपनिवेशिक कारण के मानचित्र पे आधारित आप देखेंगे मेजबान के राष्ट्र में, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि संस्कृति और सामाजिक रूप से हमारे यहाँ पे स्वीकार नहीं करने योग्य है। अब मान लीजिए कि एक कल्चर को फॉलो करने वाले 2 राज्यों में हो जाते हैं, एक ये राज्य, एक ये राज्य। तो इनके आपको क्या लगता है ये संस्कृति रूप से सही है? नहीं है, ये कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाते हैं। ये राज्य अलग कानून बनाएंगे इनके ऊपर, ये राज्य अलग कानून बनाएंगे, दोनों में तो अंतर आ गई। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने के मिलता है। खासतौर पर ये कहाँ पर हमें ज़्यादा देखने के लिए मिलता है? उत्तर पूर्वी राज्यों में देखने के लिए मिलता है। उत्तर पूर्वी राज्यों में क्या है कि संस्कृति और सामाजिक रूप से बहुत ज़्यादा जटिलता है और संस्कृति रूप से बहुत ज़्यादा विविधता यहाँ पे पाया गया है। यही तो यहाँ की खासियत है। इन पे प्रशासनिक तौर पे हम बहुत ज़्यादा इसमें देखने को लिए हमें मिलता है। लेकिन दूसरा जटिलता हम ये देखते हैं कि दूसरा जटिलता एक और है, ये आर्थिक और सांस्कृतिक के तौर पे एक जटिलता और है कि यहाँ पे भूभाग के लेके आप यहाँ पे नदी देखेंगे, पहाड़ियाँ देखेंगे, झीलें देखेंगे, फैलता हुआ कारक, ये सीमा का भुगतान किया जाता है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। और उसके बाद औपनिवेशिक टाइम में नॉर्थ ईस्ट में एक ही राज्य को बनाया गया था। किस राज्य को? असम को। ये जितने भी आपको नॉर्थ ईस्ट के राज्य दिख रहे हैं ना, उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय, ये सब कहीं ना कहीं किससे मिलते जुलते हैं? कहीं ना कहीं किससे मिलते जुलते हैं? ये मिलते जुलते हैं असम से। तो इस चीज़ों को हमने देखा कि असम किस तौर पे है। अब राइटर के द्वारा कुछ इसमें सुझाव दिया जा रहा है कि किस तरह से करने की जरूरत है। अब सुझाव में यह बताया जाता है कि अंतर्राज्यीय सीमा विवाद है, इसको निपटारे के लिए आप मध्यस्थता कर सकते हैं। मध्यस्थता कौन से कर सकता है? राज्यों के बीच में होना चाहिए या फिर राज्य केंद्र के बीच में होना चाहिए। उसके बाद आप आयोग के नियुक्त करके इसका मध्यस्थता कर सकते हैं, इन दोनों के बीच में निपटारा कर सकते हैं। लेकिन अतीत में इसका निपटारे के लिए इसको स्वीकार नहीं किया गया था। सुंदरम आयोग बनाया गया था जिसमें नागालैंड और असम के लिए बनाया गया था। ये सिफारिश दी, लेकिन नागालैंड इसको मानने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं जिस तरह से इफेक्टिव काम करना चाहिए, ये इफेक्टिव काम नहीं होता है। उसके बाद विवाद को निपटारे के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट को भी बीच में आके इसमें मध्यस्थता करने की जरूरत है, इनको बीच में निपटारे
करने की जरूरत है। राइटर के द्वारा निष्कर्ष बताया जाता है कि जो सीमा विवाद है उसको शीघ्र खत्म करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो विकास में सबसे बड़ा ये बाधा के रूप में आता है। और नया भारत जो निर्माण किया जा रहा है इसमें सबसे बड़ी बाधा के रूप में कौन आता है? ये सीमा विवाद। सीमा विवाद से होने से सरकार की जो ऊर्जा है वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाती है, माइंड डाइवर्ट हो जाते हैं, और जिस रूप से विकास होना चाहिए उस रूप से विकास में संभव नहीं हो पाता है। तो आज हमने 3 आर्टिकल डिस्कस किया, तो आज के डिस्कशन में इतना ही। उससे पहले कि आप बोधायस चैनल को ज्वाइन कर ले, सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करें, और टेलीग्राम चैनल से भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। सेशन का PDF भी मिल जाएगा और PT से इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है वहाँ से भी मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।